तो स्टूडेंट्स मैंने जहाँ पे कल जिस क्वेश्चन में आपको छोड़ा था मैं वहीं से आगे कंटिन्यू कर रहा हूँ। आप ठीक से देखेंगे। मैंने इस पॉइंट पे सेशन खत्म हुआ था कि आपके पास एक कनकेव मिरर है और उस कनकेव मिरर में हमने कुछ थोड़ा सा वाटर फिल किया हुआ है। कनकेव मिरर में वाटर फिल किया हुआ है और वाटर का रिफ्लेक्टिव इंडेक्स जो है न्यू है 1.5 है और इसका जो फोकल लेंथ है वो है, या रेडियस ऑफ कर्वेचर दे दिया गया आपको। रेडियस ऑफ कर्वेचर आर इज 30 सेंटीमीटर और एक ऑब्जेक्ट था जो इसके सेंटर ऑफ कर्वेचर पे ही है, जो इज द ऑब्जेक्ट एट सी। और मैंने आपसे क्या बोला था कि एक इमेज जो बनेगा वो इमेज बनेगा आपका कि लाइट रेज कनकेव मिरर में ही आएंगी और यहां से ही वापस होंगी, तो उनका इमेज तो यही बन जाएगा। लेकिन अगर कोई इमेज बनेगा कि जिसमें कि लाइट रेज पहले वाटर में गई, वाटर से रिफ्लेक्ट हुई, रिफ्लेक्ट होने के बाद मिरर में गई, रिफ्लेक्ट होने के बाद मिरर में गई और फिर मिरर से वापस आई, तो उनका जो इमेज बनेगा, आप समझ गए मेरी बात। वाटर में गई, वाटर से फिर रिफ्लेक्ट होकर के मिरर पे पड़ी और मिरर से रिफ्लेक्ट होने के बाद फिर वापस गई, तो जो उनका इमेज बनेगा वो इमेज की पोजीशन। तो बच्चों देखो आपको यहाँ पे करना क्या है। अच्छा, वाटर की थिकनेस इज नॉट इनफ, मतलब जैसा आप बोलो कि वाटर की थिकनेस भी है, तो वाटर की थिकनेस कोई खास नहीं है, बोलो समझ रहे हो ना। उसमें दे रखा होगी कि वाटर की जो थिकनेस है इट इज नेग्लिजिबल, वो आपको ध्यान नहीं देना। बस पॉइंट केवल ये है कि मिरर के ऊपर जो लाइट रेज आएंगी वो कहाँ से आएंगी, वो आएंगी वाटर से रिफ्लेक्ट होने के बाद आएंगी, वो वाटर से रिफ्रैक्ट होने के बाद आएंगी। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे देखो ये हुआ कि सबसे पहले आपको फिनोमेनन ऐसे देखें, यहां से इस रिफ्लेक्शन से इमेज बना, इस रिफ्लेक्शन से इमेज बना, वो मिरर के लिए ऑब्जेक्ट का काम करेगा। फिर मिरर जो इमेज बनाएगा वो लाइट रेज वापस से रिफ्लेक्ट होंगी और फिर से सरफेस से रिफ्लेक्शन होगा, वो फाइनल इमेज बनेगा। पहला इमेज इसके रिफ्लेक्शन से जब लाइट रेज इस ओर जा रही है, दूसरा इमेज फिर उस इसके रिफ्लेक्शन से बने हुए इमेज को ये ऑब्जेक्ट की तरह ट्रीट करेगा, उसका इमेज बना, लाइट रेज वापस जाएंगी और रिफ्लेक्ट होने के बाद इससे पास होंगी, इससे फिर क्या होगा, एक और इमेज बनेगा, दैट विल बी द फाइनल इमेज, वो फाइनल इमेज होगा। तो आप देखो पहले इससे इमेज, अब यहां तो आप लगा सकते हो मिरर इज द ऑब्जर्वर, ये प्लेन सरफेस है, ऑब्जेक्ट रेयर मीडियम में, ऑब्जेक्ट कितना ऊपर, 30 सेंटीमीटर ऊपर, तो वी ऑफ द वाटर सरफेस, वी किसका, वाटर का जो प्लेन सरफेस है, प्लेन सरफेस ऑफ वाटर, यह रहेगा आपका म्यू एच, दैट इज 1.5 इंटू 30, सो दैट इज व्हाट 45 सेंटीमीटर। तो मिरर का v कितना आ गया, मिरर के लिए u कितना आ गया, u फॉर द मिरर बिकम्स -45, क्योंकि मिरर के ऊपर लाइट रेज इस ओर आ रही है और इसका इमेज ऊपर है, तो इसके लिए क्या हुआ, v u -45। अब आपने मिरर के लिए लगाया 1/v प्लस 1/u इक्वल्स टू 1/f, तो 1/-15 और u की जगह आपने क्या डाला 1/v -1/45 equal to -1/15, so this becomes 1/v equals to -1/15, जो उड़ जाएगा प्लस 1/45, so that will be equal to, ये आपका 45 एलसीएम आ गया और ये हो गया आपका -3 प्लस 1, so that is what -2/45, that is what v की वैल्यू आ गई -22.5 सेंटीमीटर। अब ये निगेटिव आएगा, लाइट रेज इस ओर आ रही है यानी कि इसका ऊपर है। अब ये लाइट रेज जब रिफ्लेक्ट होंगी तो रिफ्लेक्ट होकर के पहले तो इसके थ्रू पास होंगी, इसके थ्रू पास होंगी ना। तो जब हम बोलते हैं ना कि इसका इमेज वहां बना, वो तब बनता जबकि कोई यहां से रिफ्लेक्शन नहीं होता, पूरा वाटर ही होता। लेकिन इसके पहले कि वो इस पॉइंट पे इमेज बनाएंगी, मिरर इमेज बनाएगा, उसके पहले इसका रिफ्लेक्शन होगा। तो जब रेज वापस से लौट करके जाएंगी, फिर ये जब वापस से लौट करके गई तो इसके लिए क्या होगा, अब जैसे आप बोलो कि इसमें हम क्या लें कि जो आपको बताया गया ना, जैसे अगर मान कि एक रिफ्लेक्टिव इंडेक्स म्यू वाला मीडियम है, ऑब्जेक्ट उसके अंदर है, ऊपर सरफेस प्लेन है, तो ऊपर अगर ऑब्जर्वर है रेयर मीडियम में,
तो उसे इमेज कहाँ पे दिखाई देता है, एच बाई म्यू पे। और अगर ऑब्जर्वर डेंसर मीडियम में है, ऑब्जेक्ट रेयर मीडियम में है, तो म्यू एच पे दिखाई देता। अब यहाँ पे कई बार बच्चे कंफ्यूज क्या होते हैं, समझ में नहीं आता कि यहाँ पे ऑब्जेक्ट तो ऊपर है, मतलब जो इमेज है ये वाला इमेज ही ऑब्जेक्ट के ऊपर है, लाइट इज ऊपर जा रही, तो क्या लेना चाहिए, ऑब्जर्वर कहाँ है। डोंट गेट कंफ्यूज्ड, उसमें आपको कोई कंफ्यूजन नहीं रखना, उसमें आपको सीधे करना क्या है, केवल उसमें आप सीधे डायरेक्टली करोगे म्यू टू ओवर वी माइनस म्यू वन ओवर यू इक्वल टू म्यू टू माइनस म्यू वन ओवर आर। म्यू टू क्या हो गया, लाइट इज वाटर से ग्लास एयर में जा रहे हैं, वन वी माइनस म्यू वन क्या हुआ, लाइट इज कहां से आ रहे हैं, वाटर से। वाटर का म्यू आपको दे रखा है, मान लो वाटर का म्यू जो है वो दे रखा है आपको 4/3, म्यू ऑफ द वाटर इज व्हाट से 4/3, सो इज व्हाट 4/3 अपॉन यू के लिए आप डाल दोगे कितना, यू इज, क्योंकि लाइट इज इस ओर जा रहे हैं। अब इस रिफ्लेक्शन के लिए जब मैं लगाऊंगा ये, इस ओर पॉजिटिव हो गया और आपका ऑब्जेक्ट भी इसी ओर है, दैट इज व्हाट 45/2, तो उसे पॉजिटिव आएगा 45/2 का 2 ऊपर चला गया इंटू 2, आप समझ गए ना। ये यहाँ पे पॉजिटिव, क्योंकि लाइट इज ऊपर की ओर जा रहे हैं, रिफ्लेक्ट होने के बाद लाइट इज ऊपर जा रहे हैं इस रिफ्लेक्शन के लिए, और हमारा जो इसका इमेज बना वो ऊपर है, दैट मीन्स की व्हाट इन द पॉजिटिव डायरेक्शन, तो मैंने इसमें माइनस नहीं डाला। म्यू टू माइनस म्यू वन माइनस व्हाट 4/3 अपॉन आर, आर क्या होगा इसका इंफिनिटी, प्लेन सरफेस का आर क्या होगा इंफिनिटी। तो उस कंफ्यूजन से बचने के लिए कि आप क्या लोगे, ऑब्जेक्ट रेयर में है या डेंसर में है, और ऑब्जर्वर कहाँ है। जब आपको रियल है सब कुछ तो सामने सामने दिखाई दे रहा है, ऐसे केस में उस कंफ्यूजन को अवॉइड करने के लिए आप इससे क्या करोगे, वी निकालोगे, और जो वी आएगा यहां से डिस्टेंस आएगा साइन के साथ। अगर वी पॉजिटिव आता है इमेज ऊपर होगा यहाँ से, और अगर निगेटिव आता है तो दैट मीन्स की इमेज यहाँ से क्या होगा, नीचे होगा। तो इस तरह के क्वेश्चंस भी बहुत इंपॉर्टेंट टाइप के क्वेश्चंस, ठीक है। अब बच्चों एक चीज देखोगे आप कि ये केवल मैं अगला कॉन्सेप्ट बता रहा हूं आपको, वो कॉन्सेप्ट रे ऑप्टिक्स में आई हैव सीन की एक बार नहीं है, जेई एडवांस की बात मैं कर रहा हूं, मतलब जिसे हम पहले आईडी जेई बोलते थे और जेई एडवांस मल्टीपल टाइम्स यूज किया गया है। मैं लास्ट ईयर के एक क्वेश्चन से ही बताता हूँ, आप लास्ट ईयर का एक क्वेश्चन है उसे देखोगे। क्वेश्चन ये है कि जो क्वेश्चन है इसकी, हाँ ये क्वेश्चन है लास्ट ईयर का, जिसमें कि एक जो है ए वाइड स्लैब कंसिस्ट ऑफ टू मीडिया, रिफ्लेक्टिव इंडेक्स N1 एंड N2, दो एक स्लैब में दो मीडियम्स हैं, एक N1 और एक N2, प्लेस्ड इन द एयर इज शोन इन द फिगर। ए रे ऑफ लाइट इज इंसिडेंट फ्रॉम मीडियम N1 टू N2, यहां से आप एक मीडियम ऑफ लाइट को इंसिडेंट कराते हो, और ये एंगल दे रखा थीटा है, ठीक है ना, और ये N2 है, फिर यहाँ पे एयर है, राइट। और ये दे रखा आपको यहाँ पे कि थीटा इज स्लाइटली ग्रेटर देन, वेयर थीटा इज स्लाइटली ग्रेटर देन 1/N1, मतलब जो थीटा की वैल्यू है वो इट इज स्लाइटली, थीटा इज स्लाइटली ग्रेटर देन 1/N1। थीटा स्लाइटली ग्रेटर देन N1 का उनका मतलब यही होगा, नहीं साइन थीटा, कि साइन थीटा इज स्लाइटली ग्रेटर देन N1, दैट मीन्स कि ये एंगल क्रिटिकल एंगल के क्या है, इक्वल है, मतलब साइन थीटा इज इक्वल टू 1/N1 का मतलब ये क्रिटिकल एंगल होता, और बिकॉज साइन थीटा इज ग्रेटर देन 1/N1, इसका मतलब ये हुआ कि ये एंगल क्या हुआ, क्रिटिकल एंगल से बड़ा TIR होता। लेकिन TIR तब होता जबकि यहाँ एयर होती, ये एयर के रिस्पेक्ट में ही तो N1 है, तो तब होता, लेकिन अभी यहाँ पे N2 है। अब उनकी जो डिफरेंट ऑप्शंस हैं, रिफ्लेक्टिव इंडेक्स एयर का 1 लेना है तो डिफरेंट ऑप्शंस हैं, द लाइट रे इंटर्स इन एयर इफ N2 इज इक्वल टू N1, लाइट रे एंटर कर जाएगी एयर में अगर N2 N1 से बड़ा है, N2 N1 के इक्वल है, और N2 N1 के इक्वल होता तो क्या होता है, लाइट रे सीधी जाती, जो एंगल थीटा यहाँ है वो एंगल थीटा यहाँ आ जाता, और यहाँ पे क्या होता, रिफ्लेक्शन हो रहा था, क्योंकि साइन थीटा इज व्हाट ग्रेटर देन 1/N1,
दैट मींस दैट विल बी ग्रेटर देन 1 by n2 आल्सो बिकॉज़ n1 इज इक्वल टू n2। यहां से रिफ्लेक्शन हो रहा था तो लाइट एयर में नहीं जा पाती, लाइट क्या होती है, एयर में नहीं जा पाती, और ये टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन ही होता। तो पहला ऑप्शन क्या हो गया, गलत हो गया। अब मैं ऑप्शंस की जगह पहले मैं इसमें थोड़ा सा डिस्कशन करूंगा, मतलब एक इक्वेशन बनाऊंगा, फिर मैं ऑप्शंस को कंक्लूड करूंगा, ठीक है ना। अब आप देखो, मान लो कि यहाँ पे रिफ्रैक्शन हुआ, ये n1 n2 के इक्वल नहीं है, और यहाँ पे क्या हुआ, रिफ्रैक्शन हुआ, थीटा n1 n2, और ये लाइट रे ऐसे आ गई, ठीक है ना। ये लाइट रे ऐसे आती है, अगर n2 क्या होता, बड़ा होता, और लाइट रे इस ओर आती है, अगर n2 क्या होता, छोटा होता, जो भी होता। ये r है, ये r है। आप करते साइन थीटा बाई साइन r इज इक्वल टू n2 बाई n1, है ना। साइन थीटा बाई साइन r इज इक्वल टू व्हाट, n2 बाई n1। जिससे आपका साइन r की वैल्यू आ जाती, साइन r इक्वल टू n1 साइन थीटा, n1 साइन थीटा अपॉन व्हाट, n2। अब मैं ये लाइट रे यहां से मान लो यहां पास हुई, और ये डेंचर था, दिस कुड बी रेयर आल्सो, समझ रहे हो ना, ये रेयर भी हो सकता है, दिस क्लियर ना। तो अगर ये लाइट यहां से पास हुई यहां पे, अब इसके लिए आर है, इज दैट क्लियर। तो ये तो आपको डायरेक्टली कंक्लूड हो गया कि इफ n2 इज ग्रेटर देन n1 तो लाइट रे यहां से रिफ्लेक्ट हो जाएगी। लाइट रे जो है, अगर n2 n1 से बड़ा है, ये एंगल छोटा हुआ या एंगल छोटा हुआ। अब आप देखो कैसे, नॉट डायरेक्टली, अभी ये डायरेक्टली कंक्लूड नहीं हुआ। अभी क्या हुआ बच्चों, ये अभी डायरेक्टली कंक्लूड नहीं है, मैं उल्टे वाले केस में कंक्लूड हो गया। उल्टे वाले केस में कंक्लूड कैसे हो गया, ये आपका n2 है और ये n1 है, आप यहाँ पे लाइट थीटा एंगल पे डालें। अब अगर n2 इज लेस देन n1, n2 इज नॉट लेस देन n1, पर n2 n1 से छोटा है, तो लाइट यहाँ पे क्या होगी, नॉर्मल से अवे जाएगी, ऐसे जाएगी, है ना। नॉर्मल से अवे गई, और यहाँ पे जो एंगल r आएगा वो r थीटा से बड़ा होगा, r विल बी व्हाट, ग्रेटर देन थीटा। r थीटा से बड़ा होगा तो ये एंगल r क्या होगा, थीटा से बड़ा होगा, r क्या होगा, थीटा से बड़ा होगा। अब मैं उस कंक्लूजन पे आता हूँ, ठीक है। नाउ व्हाट आई डू, अब मैं इस कंक्लूजन पे पहुंचता हूँ। आप देखोगे इस वाले केस में साइन r इक्वल्स व्हाट, n1 sin थीटा अपॉन n2। अब इस वाले केस में आप देखोगे कि यहां पे TIR हो, उसके लिए साइन ऑफ r शुड बी ग्रेटर देन 1 अपॉन n2। हमें चाहिए क्या, साइन r शुड बी ग्रेटर देन व्हाट, 1 अपॉन n2। साइन r यहां पे कितना है, n1 sin थीटा, n1 sin थीटा ये है, साइन r की वैल्यू ये है n1 sin थीटा अपॉन n2। सो वी वांट कि ये किससे बड़ा हो, इट शुड बी ग्रेटर देन 1 अपॉन n2। लेट्स चेक ये क्या बड़ा है या नहीं है। आप देखो यहाँ पे n1 sin थीटा इज व्हाट, ग्रेटर देन 1, यहां से n1 sin थीटा इज व्हाट, ग्रेटर देन 1। तो जब ये 1 से बड़ा है तो याला टर्म अब इसकी 1 by n2 से बड़ा होगा, ये 1 by n2, एंड दिस व्हाट, समथिंग ग्रेटर देन 1 अपॉन n2। ये टर्म क्या हुआ, 1 अपॉन n2 से बड़ा होगा ना, क्योंकि ये 1 से बड़ा है। सो दैट मींस व्हाट कि इस केस में हमारा ये करेक्ट आ गया कि अगर यहां से TIR नहीं भी हुआ, ये मीडियम डेंसर था, तो यहाँ पे जो साइन आर आएगा वो 1 by n2 से बड़ा होना चाहिए। और साइन आर की वैल्यू क्योंकि यहां से निकाली n1 sin थीटा अपॉन n2 है, तो ये टर्म हमारा 1 by n2 से बड़ा आ रहा है, यानी कि TIR यहाँ आ जाएगा। अब इस केस में देखो, यहाँ पे भी क्या हुआ, साइन आर शुड बी ग्रेटर देन 1 अपॉन n2। इज दैट क्लियर। तो जो कंक्लूजन हमारा यहाँ पे है, जैसा कंक्लूजन यहाँ पे, वही कंक्लूजन यहाँ पे भी आ गया। मतलब यहाँ पे जो साइन आर है दैट शुड बी व्हाट, ग्रेटर देन 1 अपॉन n2। इज दैट क्लियर। इसका मतलब ये हुआ कि हो सकता है यहाँ पे n2 काफी छोटा हो, n2 क्या हो, काफी छोटा हो। इज दैट क्लियर। तो हो सकता है कि यहीं से TIR हो रहा है, लेकिन अगर यहां से TIR नहीं हो तो यहां से तो हो ही जाएगा, क्योंकि फिर से साइन आर शुड बी व्हाट, ग्रेटर देन 1 अपॉन व्हाट, n2। और साइन आर की वैल्यू तो जो है आई है यहाँ पे वही आएगी आपकी,
ये इक्वेशन वैलिड होगा। सो दैट इज व्हाट n1 sin थीटा अपॉन n2 इज व्हाट, इट शुड बी ग्रेटर देन 1 अपॉन n2, और क्योंकि ये 1 से बड़ा है सो दिस टर्म विल बी व्हाट ग्रेटर देन 1 अपॉन n2। मतलब व्हाट कि या तो TIR यहीं पे हो जाएगा, कब, जबकि n2 काफी छोटा हो, क्योंकि आपको दे रखा है कि sin थीटा इज ग्रेटर देन 1 अपॉन n1, समझ रहे हो ना। और हो सकता है कि sin थीटा 1 अपॉन n1 से बड़ा है, तो sin थीटा हो सकता है कि बड़ा किससे हो, sin थीटा 1 अपॉन n1 बाई n2 से भी बड़ा हो। मतलब 1 अपॉन n1 से बड़ा तो हो सकता है कि 1 अपॉन n1 बाई n2 से भी बड़ा हो। n2 की वैल्यू इतनी छोटी हो कि वो 1 अपॉन n1 बाई n2 से भी बड़ा हो। इज दैट क्लियर? क्योंकि sin थीटा n1 1 अपॉन n1 से बड़ा है, कितना बड़ा है ये तो नहीं दे रखा ना, आप समझ गए ना मेरी बात। तो हो सकता है sin थीटा 1 अपॉन n1 बाई n2 से भी बड़ा हो, मतलब n2 बहुत ही छोटा हो, तो फिर तो यहीं पे TIR हो जाएगा, इस वाले केस में ही TIR आ जाएगा। लेकिन अगर ऐसा नहीं भी हुआ, यहां से TIR नहीं हुआ, तो यहां से कंफर्म है कि TIR होगा। सो इवेंचुअली क्या होगा, n1 n2 से बड़ा हो या n2 n1 से, n1 n2 से बड़ा हो या n2 n1 से बड़ा हो, इवेंचुअली यहां से नहीं तो यहां से तो TIR हो ही होगा, और रे क्या होगी, यहां वापस आएगी। जिसकी जो बाकी जो करेक्ट ऑप्शन था दैट वाज बी है, द लाइट इज फाइनली रिफ्लेक्टेड बैक इनटू द मीडियम। द लाइट, मतलब BCD सारे ऑप्शंस इसमें करेक्ट है, समझ रहे हो ना। आप देख लोगे क्वेश्चन में, ये लास्ट ईयर का जो था ये पेपर 1 है उसमें था, तो मैंने बोला कि ये बड़ा इंपॉर्टेंट कैटेगरी का क्वेश्चन है, क्योंकि ये आई रिमेम्बर कि कम से कम इस तरह के क्वेश्चन जेई में, जेई एडवांस की बात मैं कर रहा हूँ, एटलीस्ट 2 से 3 बार आ चुका है। तो आपको ये एनालिसिस करनी जो है ना ये आनी चाहिए। ठीक है, अब नेक्स्ट देखोगे। इसके बाद फिर एक और कैटेगरी जो क्वेश्चन की बड़ी इंपॉर्टेंट है वो वही है कि जो मैं पहले भी जिस चीज से बड़ा एम्फेसाइज करता हूँ हर बार, वो वही कि अगर आपका एक कोई किसी से इससे रिफ्रैक्शन हुआ, यहाँ पे कहीं पे ऑब्जेक्ट है, पीछे कोई भी मिरर हो, मिरर चाहे प्लेन हो चाहे कनकेव हो चाहे मिरर कन्वेक्स हो, समझ लो ना, मिरर कैसा भी हो, और फाइनली इमेज वहां पे ही बन गया जहां पे ऑब्जेक्ट था, फाइनली इमेज वहीं पे बन गया जहां पे ऑब्जेक्ट था। तो आप इस चीज को इग्नोर नहीं करोगे, ऑब्जेक्टिव वाले में मोर देन वन करेक्ट ऑप्शन के लिए ऐसे क्वेश्चंस बड़े सुटेबल होते हैं। तो फाइनली अगर इमेज वहीं पे बन गया, इमेज इज फॉर्म्ड at the same place where the object was, where the object was। इस केस में फाइनल कॉन्सेप्ट क्या है कि द रेज refracted from the rays refracted from the lens must fall normally on the mirror। मिरर के ऊपर रेज नॉर्मली आनी चाहिए, तो जहां पे ऑब्जेक्ट था वहीं पे इमेज बन जाएगा। अब इसका कंक्लूजन आप कॉन्केव मिरर में, प्लेन मिरर में, कॉन्वेक्स मिरर में थोड़ा सा डिफरेंट वे में लगाओगे। प्लेन मिरर में क्या होगा कि यहां से जो लाइट आएगी नॉर्मल आने के लिए ऐसे आनी चाहिए, और कनकेव और कन्वेक्स में कंक्लूजन कैसे निकालोगे, यहां से रिफ्लेक्शन के बाद वो लाइट रेज इसके या इसके सेंटर ऑफ कर्वेचर की ओर जाने चाहिए। मतलब व्हाट, लेंस, ऑब्जेक्ट, कनकेव मिरर, ये इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर, राइट रेज ऐसे आने चाहिए। मतलब जब आप इसका वी लोगे तो वो इसका वी क्या आना चाहिए, इसके सी पे, इसका जो वी होना चाहिए इसके सी पे। ऐसे ही इस केस में भी ऑब्जेक्ट, और इस केस में इसके सी पे, इसका बी कहां होना चाहिए, इसके सी पे। उससे क्वेश्चन सॉल्व हो जाते हैं। जितने भी ऐसे क्वेश्चंस होंगे इससे क्या होगा, सॉल्व हो जाएंगे। इसी केस को वो लोग फिर इस तरीके से भी करते हैं कि जो है ना कि
आपने एक लेंस, कैसा भी लेंस हो बच्चों, कॉन्वेक्स हो, कॉनकेव हो, कुछ भी हो, एक और पॉलिश कर दिया, ठीक है ना। अब जो इसके पहले वाला सिस्टम था जिसमें कि एक लेंस था, एक मिरर था, लेंस कैसा भी हो, मिरर कैसा भी हो, तो उसमें तो बस आपने ये सोचा कि लेंस से बना हुआ इमेज अगर मिरर के सेंटर ऑफ कर्वेचर पे बनेगा, अगर वो कॉनकेव या कॉन्वेक्स है, या लेंस से रिफ्लेक्टेड रेज मिरर के ऊपर पैरेलल जाएंगे, अगर वो प्लेन है तो इमेज वहीं पे बन जाएगा जहां पे ऑब्जेक्ट था, ठीक है। ये हुआ आपका, दिस क्लियर। देन सी कि उसमें कोई और क्वेश्चन नहीं बनेगा। इक्विवेलेंट कॉनकेव, हम उसे एक इक्विवेलेंट कॉनकेव मिरर की तरह डिफाइन नहीं करते, उस सिस्टम को हम इक्विवेलेंट कॉनकेव मिरर की तरह डिफाइन नहीं करते। बट इस सिस्टम में क्या होगा, फिर से वही बोला गया आपसे, म्यू आपको दे रखा है मान लो 1.5, इसका आर है R1 30 सेंटीमीटर, इसका आर है R2 20 सेंटीमीटर। अब इसमें आप ध्यान से सुनोगे, क्वेश्चन दो तरीके के होंगे। बोला गया कहां पे ऑब्जेक्ट को रखने से इमेज वहीं पे बन जाएगा, ठीक है ना, वेयर द ऑब्जेक्ट शुड बी केप्ट सो दैट द इमेज इज फॉर्म्ड इन द सेम प्लेस। ऑब्जेक्ट को कहां रखना होगा सो दैट कि उसका इमेज वहीं पे बन जाए जहां पे ऑब्जेक्ट है। ऐसे क्वेश्चन में चाहे ये हो, और या फिर पूछें कि ऑब्जेक्ट को इतने सेंटीमीटर में रखा और इमेज कहां बनेगा, ऑब्जेक्ट को इतने सेंटीमीटर में रखा और इमेज कहां पे बनेगा, ठीक है ना। तो दो तरीके से सॉल्व करना है। अब आप एग्जामिनेशन में देखो कि पैरामीटर्स किस फॉर्म में दिए हैं जिससे कि आपको किस तरीके के सॉल्व करने में ज्यादा आसानी है। देखो यहाँ पे हमने क्या किया, पहले मैं यही निकाल रहा हूं कि ऑब्जेक्ट को कहां पे रखें सो दैट की इमेज वहीं बन जाए। कॉन्सेप्ट यही है, आफ्टर गेटिंग रिफ्रेक्टेड फ्रॉम द फर्स्ट सरफेस, image must be formed at the center of the reflecting surface। मैं बच्चों इस तरीके से क्यों लिख रहा हूं, मैं लेंस या मिरर वर्ड क्यों नहीं यूज कर रहा हूं। पहली सरफेस कॉनकेव भी हो सकती है, कॉन्वेक्स भी हो सकती है, दूसरी सरफेस भी कॉनकेव या कॉन्वेक्स कुछ भी हो सकती है। बस ये हो, इसके रिफ्लेक्शन से बना हुआ इमेज इसके सेंटर पे बनना चाहिए, तो इमेज वहीं बन जाएगा जहां पे हमारा इनिशियल ऑब्जेक्ट था। इमेज वहीं पे बन जाएगा जहां पे हमारा इनिशियल ऑब्जेक्ट था। तो बच्चों आप ध्यान से सुनो, अब इस केस में इस सरफेस के लिए, लेंस का नहीं, आपको कर्व सरफेस का फॉर्मूला अप्लाई करना। पहले सरफेस के लिए μ2 ओवर v माइनस μ1 ओवर u इक्वल टू μ2 माइनस μ1 ओवर r। μ2 आपने डाला 1.5 ओवर v कहां पे, इसका v कहां बनाना, इसके सेंटर पे, इसका सेंटर यहां से कितनी दूर होगा 20 सेंटीमीटर दूर, इसका r कितना 20, तो इस ओर 20, तो दैट इज व्हाट -20, क्योंकि इसका सेंटर इस ओर है तो इसके लिए v क्या होगा, इस ओर हुआ -20 माइनस μ1 1, यहां से लाइट एज जा रही है, u कितना निकालना है, μ2 इज 1.5 माइनस 1 अपॉन r, r इसके लिए क्या हुआ, इसका सेंटर इस ओर है, पॉजिटिव कितना +30, इससे आप u की वैल्यू निकालोगे तो इतने दूर ऑब्जेक्ट रखने से इमेज वहीं बन जाएगा जहां पे ऑब्जेक्ट था। अब इस टाइप के सिस्टम में चाहे यहाँ पे कॉन्वेक्स हो चाहे कॉनकेव हो, यहाँ पे कॉनकेव हो या कॉन्वेक्स हो, आपको याद क्या रखना है, आपको यहाँ पे ये याद रखना है कि जो भी इससे u की वैल्यू आएगी, u जितना भी आएगा, आप देखना u निगेटिव ही आएगा। क्या आएगा, u निगेटिव आएगा, यानी कि जो u आएगा, द सिस्टम इज इक्विवेलेंट टू a concave mirror of focal length, focal length नहीं, radius of curvature इक्वल टू u, जो आपका u आया होगा, ये सिस्टम उतने रेडियस के
रेडियस ऑफ कर्वेचर के कॉन्केव मिरर के इक्वल है। तो अगर इसमें क्वेश्चन ये पूछा गया होता कि हम ऑब्जेक्ट को यहां रखें, यू की वैल्यू दे रखी होती, बी निकालना होता, आप पहले इसे सॉल्व कर लो। कॉन्केव मिरर का आर आ गया, उसका हाफ कर दो, फोकल लेंथ आ जाएगी। फिर आप कॉन्केव मिरर का फॉर्मूला लगा दो, 1/v + 1/v + 1/f। एफ क्या होगा, जितना यू आया u/2, लेकिन नेगेटिव होगा क्योंकि कॉन्केव की तरह बिहेव कर रहा है। यू नेगेटिव आएगा तो आर भी नेगेटिव होगा। और आपको यू दे रखा है, यू तो दे रखा है ना, यहाँ पे कहाँ रखने से कहाँ इमेज बनेगा, उससे भी निकालो। एक तरीका ये हुआ, बट मैंने देखा है पास्ट ईयर्स के कुछ क्वेश्चंस में, जे एडवांस में, इस तरीके से जब आप सॉल्व करते हो तो वो थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड होता है। मतलब वो टारगेटिंग भी ऐसे देते हैं कि आपका इस वाले तरीके से क्या हो, वो नहीं हो रहा है। डेटा इस तरीके से होगा या ऑप्शन ऐसे। उसमें आपको दूसरा तरीका ये भी समझना है, यहाँ पे ये सिस्टम, आप इस तरीके के सिस्टम की इक्विवेलेंट फोकल लेंथ निकालोगे। इस सिस्टम में बच्चों होता क्या है कि एक तरीके से यहाँ पे लाइटें जाएंगी तो लेंस 2 बार यूज होगा। एक बार जब लाइट रेज गई, फिर मिरर एक बार यूज हुआ। जैसे किसी लेंस के जस्ट इमीडिएटली पीछे एक मिरर है, बिल्कुल ऐसे, बिल्कुल इमीडिएटली। जैसे आप जब लेंसेस को कंबाइन करते हो तो बीच में कोई एयर का गैप थोड़ी होता है, आप करते हो ना 1/f = 1/f1 + 1/f2। ऐसे ही लेंस के जस्ट पीछे मिरर है, और लेंस के जस्ट पीछे मिरर होगा तो बच्चों होगा क्या कि हम बोलेंगे इसमें लेंस 2 बार यूज होगा। एक बार जब लाइटें जाएंगी, मिरर एक बार यूज हुआ, और फिर दोबारा लेंस कब यूज होगा, जब वापस आएंगी। आप लेंस के पैरामीटर से, आपको लेंस का R1 पता है, R2 पता है, म्यू पता है, आप लेंस की फोकल लेंथ निकाल लो, FL निकाल लो। मिरर के रेडियस ऑफ कर्वेचर से, मिरर मिरर है कॉन्केव, उसका आपको जितना रेडियस है वो मिरर का रेडियस ऑफ कर्वेचर हो गया। ये रेडियस ऑफ कर्वेचर सेपरेटली मिरर का हुआ, इक्विवेलेंट सिस्टम का नहीं। ये किसका हुआ, नॉट ऑफ इक्विवेलेंट सिस्टम, इस मिरर का रेडियस ऑफ कर्वेचर। आपको आर नोन है, उससे उसकी फोकल लेंथ FM निकाल लो, उसकी हाफ हो गई। अब इस पूरे सिस्टम में लेंस 2 बार यूज हुआ, मिरर एक बार यूज हुआ, तो 1/f = 1/fm - 2/fm। बच्चों फॉर्मूला वही है, 1/f1 + 1/f2 + 1/f3, 1/f1 + 1/f2 + 1/f3। बट क्योंकि ये सिस्टम यूज एक मिरर की तरह हो रहा है, आप देखो कॉन्केव मिरर इज कन्वर्जिंग, उसकी फोकल लेंथ नेगेटिव। कन्वेक्स मिरर, कन्वेक्स लेंस इज कन्वर्जिंग, उसकी फोकल लेंथ पॉजिटिव। क्योंकि ये सिस्टम एक मिरर की तरह काम करेगा, इसलिए हमने लेंस वाले पार्ट को 1/fl + 1/fl, 2 बार आता ना, 1/fl + 1/fl 2/fl। लेकिन हमने क्योंकि ये मिरर की तरह सिस्टम बिहेव कर रहा है, तो लेंस वाले पार्ट को क्या करा, नेगेटिव कर दिया, और मिरर में 1/fm हमने कर दिया। बट जब इसमें वैल्यू डालोगे, साइन के साथ डालोगे, मतलब FM की वैल्यू नेगेटिव है, नेगेटिव डालो, लेंस की फोकल लेंथ जो निकाली वो पॉजिटिव है, पॉजिटिव डालो, उससे पूरे सिस्टम की फोकल लेंथ आ गई। अब ये जो F होगा, दैट विल बी व्हाट, ये आपका इक्विवेलेंट कॉन्केव मिरर की फोकल लेंथ आएगी। ये सिस्टम एक इक्विवेलेंट कॉन्केव मिरर की तरह बिहेव करेगा, और उसकी फोकल लेंथ जो होगी F आएगी। तो अगर पूछा है कहां पे रखने से इमेज वहीं बन जाएगा, जो F आया उसके 2F पे, सेंटर ऑफ कर्वेचर पे, क्योंकि ये तो कॉन्केव मिरर जो बना, ओवरऑल कॉन्केव मिरर बना, उसकी फोकल लेंथ है, तो उसके 2 टाइम्स पे। और अब बोला कि यहाँ पे रखने से कहाँ बनेगा, इसे मिरर की तरह यूज करो, कॉन्केव मिरर की तरह, फोकल लेंथ की जो वैल्यू आए वो यूज करो, उससे क्या करो, 1/v + 1/u = 1/f, उसकी वैल्यू निकालो। ये 2 तरीके क्वेश्चन से बच्चों बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। साथ में अगर लेंसेज कंबाइन है, लेंस चाहे ऐसे हो, चाहे लेंस ऐसे हो, चाहे लेंस जैसे यहाँ पे पानी भर दिया, ये इस सरफेस में यहाँ पानी भर दिया, नीचे वाला पार्ट देखो एक कॉन्केव मिरर है, कॉन्केव लेंस है, जिसकी इस ओर का R इंफिनिटी, इस ओर का R कुछ है। और ये वाला क्या हुआ, ऊपर वाला पार्ट, ऊपर वाला पार्ट क्या हुआ, ये वाला, ये पूरा कन्वेक्स लेंस है, उसे आप उसका 1/f = 1/f1 + 1/f2 = 1/f से इक्विवेलेंट फोकल लेंथ। इसके बाद फिर अब आप इस पॉइंट पे आओगे, ये लास्ट ईयर के पेपर में एक प्रिज्म का क्वेश्चन था, मैं आपको उसी क्वेश्चन से ही बताऊंगा आपको, ठीक है। प्रिज्म का क्वेश्चन था, आई एम टेलिंग यू फ्रॉम दैट ओनली, आप ठीक से देखना। और बच्चों मैं जनरलाइज करके बता रहा हूं ताकि आपका ये पार्ट बस कि वो लोग ऐसे पूछते हैं और वो क्लियर होता रहे, ठीक है ना।
प्रिज्म वाले क्वेश्चन में देखो ये था कि ये था कि फॉर ए प्रिज्म ये है कि N1 और N2 लाइट रे यहां पे डाली गई ऐसे, ये नॉर्मल, और ये हो गया आई, ठीक है ना। और ये एंगल ऑफ प्रिज्म दे रखा थीटा, ये एंगल ऑफ प्रिज्म है ना, इट इज थीटा। तो बोला गया फॉर ए प्रिज्म ऑफ रिफ्लेक्टिव इंडेक्स थीटा इक्वल्स टू 60 डिग्री, इज 60 डिग्री। Refractive indexes of the left half and the right half are separately N1 and N2. It's shown in the figure. The angle of incidence is I chosen such that the incident rays will have the minimum deviation. I की वैल्यू उन्होंने बोला कि I is such that delta is minimum. I is such that delta is minimum. तो बच्चों यहाँ पे कंक्लूजन ये निकलेगा कि अगर I ऐसा है जो कि आपको डायरेक्टली याद होना चाहिए, अगर ये प्रिज्म पूरा एक ही मटेरियल का होता तो बीच वाली रे इसके पैरेलल होती, और मिनिमम एंगल ऑफ डेविएशन के केस में क्या होता है, बीच वाली रे बेस के पैरेलल होती। ये कंक्लूजन आपका डायरेक्टली इससे निकलने वाला था। फिर है इफ n1 इक्वल्स टू n2 इक्वल्स टू 1.5, if n1 equals to n2 equals to 1.5, for the case of unequal refractive indexes n1 equals to n and n2 equals to n plus delta n। दूसरा केस कि n1 इक्वल्स टू n और n2 इक्वल्स टू n प्लस डेल्टा n अगर होता तो वो लगे द एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल्स टू एंगल ऑफ जो इमर्जेंस E होगा दैट विल बी इक्वल्स टू I प्लस डेल्टा E। आप समझ गए ना, जब मिनिमम ये पूरा एक ही मीडियम होता तो I इज इक्वल टू E होता और बीच वाली रे पैरेलल होती बेस की। हम लोग जब आपका n1 n है और n2 से स्लाइटली बड़ा है n1 n प्लस डेल्टा n, तो E की वैल्यू भी क्या आएगी, I प्लस डेल्टा E, थोड़ा सा डिफरेंस आएगा। तो अब आपको करेक्ट ऑप्शन बताओ, ठीक है। इसमें डिफरेंट ऑप्शंस हैं। द वैल्यू ऑफ डेल्टा E in radian is greater than that of value of delta n. Delta E is proportional to delta n. Delta E lies between 2 and 3. Delta n equals to 2.8 और डेल्टा E lies between 1.0 and 1.6। तो मतलब आप अगर रिलेशन निकाल लोगे तो रिलेशन निकालने से आपका बाद वाला आ जाएगा। अब बच्चों यहाँ पे क्या हुआ कि जो R की वैल्यू है, R का मतलब ये 30 डिग्री आ गया। आपने अभी पूरा मटेरियल क्या लिया, सेम ले लिया, ये R कितना आ गया, R इज 30 डिग्री आ गया ना। तो मैंने क्या बोला, जब पूरा मटेरियल सेम है तो ये एंगल 60 डिग्री है ना, बीच वाली रे जब पैरेलल है तो ये वाला एंगल कितना होगा, ये पूरा 90 है, ये 90 हुआ और ये 60 है, तो ये वाला 60 होगा, तो ये वाला कितना आ गया, 30 डिग्री आ गया। अच्छा ये कितना आ गया, दिस इज व्हाट 30 डिग्री, ठीक है। जस्ट तो आप स्टूडेंट्स देखोगे ठीक से, दैट वाज द इंपॉर्टेंट पॉइंट टू कैच। और ऐसा बहुत से क्वेश्चंस में जेई में होता है कि जब याली रे पैरेलल होगी, ये 60 तो ये 90, सो दिस बिकम्स व्हाट 30 डिग्री। अब आपने इसके लिए इक्वेशन लिखा, मान लो कि साइन ऑफ आई इज इक्वल टू साइन ऑफ आई अपॉन साइन ऑफ आर इज इक्वल टू व्हाट, इट इज व्हाट n। साइन ऑफ आई अपॉन साइन ऑफ आर इक्वल्स व्हाट n। तो साइन ऑफ आई इक्वल n इंटू साइन ऑफ आर। बच्चों समझ गए ना आपसे, ये देखो हो क्या गया कि दिस बिकम्स, आपका ऑप्शन है कि डेल्टा इज प्रोपोर्शनल टू व्हाट, डेल्टा n। तो साइन ऑफ आई जो आपका है वो हो गया साइन ऑफ आर के इक्वल आ गया। और अगर ये पूरा मीडियम का रिफ्लेक्टिव इंडेक्स 1.5 होता जैसे उन्होंने पहले इंफॉर्मेशन दे रखी है, तो आपका जो वैल्यू आती क्या आती, इसकी 3/4 आ जाती। किसकी वैल्यू, साइन आई की वैल्यू। देखो साइन आई एन 1.5 हुआ
और साइन आर आपका साइन 30 हुआ, दैट मीन्स व्हाट 1/2 हुआ, सो दैट इज व्हाट दिस बिकम्स 3/4, इट इज व्हाट 3/4। साइन आई की वैल्यू क्या आ रही थी 3/4 आ रहा थी। दिस इज क्लियर, आप ये बात समझ गए। अब आप ये देखोगे कि यहाँ पे कि जो वैल्यू होगी, जैसे ये जब इक्वल होगा सब कुछ, तो आर आर एस के इक्वल होगा। तो जब आप इक्वेशन लिखते हो कि साइन ऑफ आर डैश इंटू एन इज इक्वल टू साइन ऑफ ई इंटू वॉट 1, साइन ऑफ ई इंटू वॉट 1। फिर ऑप्शन हमें यही निकालना कि डेल्टा ई इज प्रोपोर्शनल टू व्हाट, डेल्टा ई इज प्रोपोर्शनल टू डेल्टा एन, और डेल्टा ई लाइज बिटवीन दिस थिंग, और डेल्टा ई लाइज बिटवीन दिस थिंग। दिस क्लियर ना। तो आपका n2 इंटू जो हमारा हुआ ना n2, इस वाले मीडियम का मानो कि हुआ n2, तो n2 इंटू साइन ऑफ आर डैश इज इक्वल टू व्हाट साइन ई इंटू 1, साइन ई इंटू व्हाट 1। तो अब यहां से बच्चों ये हुआ कि हमने क्या करा, साइन आर डैश हमारा फिक्स्ड है, साइन आर डैश की वैल्यू क्या आ जाएगी, साइन आर डैश के लिए विल बी 1/2, साइन आर डैश की वैल्यू क्या आ जाएगी, इट विल बी 1/2 आ जाएगी, है ना। वो तो यही वाला हुआ ना, वाला एंगल 30 डिग्री। सो दिस 1/2 इंटू n2 इट व्हाट 1 इंटू साइन ई। अब इसे आप क्या करो, डिफरेंशिएट कर दो, तो ये आ गया आपका हाफ इंटू डेल्टा n2 इज इक्वल टू, ये आ गया आपका cos ई n डेल्टा ई। ये हो गया ना आपका, देखो इस वाले के लिए जो r होगा इस केस में वही r डैश होगा, मतलब यहाँ पे जो एंगल आएगा दैट इज व्हाट r डैश। तो हमने क्या किया कि हाफ साइन r डैश हाफ डिफरेंशिएट किया डेल्टा n2, साइन ई का डेरिवेटिव cos ई डेल्टा ई। अब क्योंकि आपको साइन ई की वैल्यू यहां से पता है बच्चों, साइन ई इक्वल्स टू व्हाट, साइन ई इक्वल्स टू, इट इज साइन ई इज इक्वल टू साइन आर डैश दैट इज हाफ, सो दैट इज व्हाट n2/2। इससे आप cos ई की वैल्यू निकाल लो, cos ई की वैल्यू, और cos ई की वैल्यू फिर यहां पे डाल दो, तो आपको डेल्टा n2 क्या होगा, डेल्टा n2 आपका cos ई की वैल्यू कितनी आ जाएगी, स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस n2 स्क्वायर अपॉन 4। Is that clear? So this becomes cos e becomes आपका आ गया 1 upon square root of 1 minus n2 square upon 4, ठीक है ना, into what delta e। This is clear ना। तो अब आपका जो ऑप्शन आ जाएगा वो होगा कि इससे ऑप्शन जो आपका आ जाएगा दैट बी कि डेल्टा ई इज प्रोपोर्शनल टू डेल्टा एन, डेल्टा ई इज प्रोपोर्शनल व्हाट, डेल्टा एन के प्रोपोर्शनल आ जाएगा, और फिर आप उससे वैल्यूज निकाल लोगे, उससे फिर क्या करोगे, इससे फिर आप वैल्यूज को सॉल्व कर लोगे। इस वाले इक्वेशन से जो आपकी ऑप्शन बी या सी किसमें दे रखा है, सी और डी में, तो सी और डी में फिर आप वैल्यूज डाल करके चेक कर लोगे कि कौन सा ऑप्शन दोनों करेक्ट है सी और डी में से, मतलब एक ऑप्शन आपका बी करेक्ट आ गया, और एक ऑप्शन क्या होगा आपका कि जो है, जैसे आप लोग इसमें आप यहाँ पे n2 की वैल्यू, n2 की वैल्यू तो हम वही कर देंगे ना, n2 की वैल्यू क्या डाल देंगे, हमारा कहाँ पे था वो इक्वेशन, हाँ n2 का व्हाट n प्लस डेल्टा ई, आप क्या डालोगे यहाँ पे n प्लस डेल्टा ई डाल लोगे n2 की वैल्यू, तो ये डेल्टा n डेल्टा ई के प्रोपोर्शनल ही आए। जब आप यहाँ पे वैल्यू डालोगे ना इसकी n2 की वैल्यू क्या डालोगे आप यहाँ पे n2 का n प्लस डेल्टा ई, जब यहाँ पे n प्लस डेल्टा ई डालोगे तो फिर ये वैल्यू क्या होगी आपकी डेल्टा n ई के प्रोपोर्शनल, और उससे फिर जो रिलेशन आपका दे रखा है बी या सी वाला, वो वाला ऑप्शन आ जाएगा, ठीक है ना। स्टूडेंट्स आज का सेशन मैं यहीं पे ओवर करूंगा अभी, ऐसा हो सकता है कि मैं अभी थोड़ी देर में मैसेज डालूंगा, क्योंकि मुझे जो कंटेंट कवर करना वो कंटेंट अभी याद नहीं हुआ, मुझे आज वाली क्लास में थोड़ा सा फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट वाला पार्ट भी कवर करना है, ठीक है ना। तो मुझे कोई इट विल टेक मी हाफ एन आवर, तो मैं आपको तुरंत मैसेज डालूंगा दोबारा से, ठीक है।